नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा जो है बहुत निकट है, जो कि 17 तारीख को है। और हम लोग विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई रचनाओं को पढ़ रहे हैं, सारांश रूप में पढ़ रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में बहुत आसानी रहे और कम समय में आप इसे तैयार करें। और दूसरा उद्देश्य यह है कि इससे कोई भी प्रश्न आपकी गलत ना हो। तो और ये जो रचना यूजीसी नेट एनटीए नेट में भी शामिल है, जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो रचना पढ़ेंगे वो है आपका बंटी। आपका बंटी एक बेहद चर्चित उपन्यास है। आपका बंटी ऐसा उपन्यास है जिसके बिना 20वीं सदी के हिंदी उपन्यासों को ठीक से समझा नहीं जा सकता, और ना ही 20वीं सदी के स्त्री विमर्श को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपन्यास है आपका बंटी। इसकी रचनाकार है मन्नू भंडारी, इनका दूसरा नाम महेंद्र कुमारी भी है। अब इस उपन्यास के बारे में देखेंगे कि यह मन्नू भंडारी का अगर हम स्वतंत्र लेखन की बात करें तो ये पहला उपन्यास है। इससे पहले जो इन्होंने उपन्यास लिखा है, देखिए इस पहला लिखा है इन्होंने 1 इंच मुस्कान, जो कि सहयोगी लेखन में है। ये उपन्यास मतलब अपने पति जो कि सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं, जो कि सुप्रसिद्ध रचनाकार थे राजेंद्र यादव जी, उनके साथ जो है इन्होंने लिखा था सहयोगी लेखन में 1 इंच मुस्कान। इसके बाद आपका बंटी जो कि 1970 में पूर्ण हुआ। ये आपका बंटी है, इसमें लिखा हुआ है देखो कि 1970 में पूर्ण हुआ, लेकिन जो है प्रकाशित हुआ ये 1971 में। 1971 में ही प्रकाशित हुआ। तो आपका बंटी यानी स्वतंत्र लेखन के दृष्टि से देखा जाए तो पहला है आपका बंटी। और महाभूत जो कि एक राजनीतिक उपन्यास है। अब इस उपन्यास के बारे में देखते हैं कि इसकी विशेषता, यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है जो कि 16 खंडों में विभक्त है। ये एक लघु उपन्यास है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और यह 16 खंडों में विभक्त है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो उन्होंने बताया कि 1971 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसका लेखन 1970 में पूर्ण हो गया था। तलाकशुदा दाम्पत्य का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको रेखांकित करता है उपन्यास। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच जो अहम का द्वंद्व होता है, ईगो की प्रॉब्लम होती है, उसकी टकराहट से जो रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते जो चटकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है बच्चे होते हैं। तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको रेखांकित करना लेखिका का उद्देश्य रहा है, और लेखिका इसमें पूरी तरह से सफल रही है। प्रमुख पात्रों की अगर हम बात करें तो इसमें बंटी है जो कि केंद्रीय पात्र है। ये शकुन और अजय का बेटा है। अब शकुन और अजय क्या है, तो देखो शकुन बंटी की माँ है जो कि एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल है। अजय बंटी का पिता है जो डीएम है। डीएम मतलब डिविजनल मैनेजर है। दोनों बहुत ही पढ़े लिखे उच्च पदस्थ हैं। मीरा कौन है, तो मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। अजय दूसरा विवाह कर लेता है, किससे, मीरा से। तो मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। और मीरा का एक बेटा है चीनू, क्योंकि मीरा और अजय का है, चीनू मीरा का बेटा है। उसी प्रकार डॉक्टर जोशी है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति। शकुन भी अब प्रतिक्रिया में जोशी से विवाह कर लेती है, डॉक्टर जोशी से। जोशी के भी 2 बेटे हैं, जोत और दो संतानें हैं, जोत और अमी। अमी जो है डॉक्टर जोशी का बेटा है, जोत डॉक्टर जोशी की बेटी है। प्रमिला जो है डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है। प्रमिला की मृत्यु हो गई उसकी पत्नी की, डॉक्टर जोशी के, तो उसने शकुन से विवाह कर लिया। और शकुन के पति अजय ने मीरा से कर लिया। तो मीरा अजय की दूसरी पत्नी हुई। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति। वकील चाचा एक ऐसे सेतु हैं जो दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, शकुन और अजय को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। ये चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, जिससे जो है बंटी जो पिस रहा है बीच में इन दोनों की अहम में, वो ना पिसे। टीटू बंटी का दोस्त है और पड़ोसी भी है, जिसके माध्यम से हम लेखिका यह बताना चाहती हैं कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो इस अहम के बीच जो पिसते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके प्रति पड़ोसी कैसी भावना रखते हैं। तो टीटू के माध्यम से पता चलता है जो बंटी का दोस्त है। तो ये प्रमुख जो है ये पात्र है। इस और पात्रों में अगर देखा जाए तो दीपा आंटी शकुन के कॉलेज की अध्यापिका है। शकुन के कॉलेज की अध्यापिका है, उसके अधीनस्थ हैं, वो प्रिंसिपल हैं, वो अध्यापिका उनके घर आती रहती हैं कॉलेज के काम से। और बंटी उसे बहुत पसंद करता है, बंटी उनके साथ खूब खेलता है। उसके बाद फूफी, ये बहुत मेन कैरेक्टर है। फूफी शकुन के घर की नौकरानी है। कहने के लिए तो नौकरानी है, लेकिन बंटी को अगर ठीक तरह से कोई समझता है तो फूफी ही समझती हैं। फूफी उसे दुलारती हैं, लाड़ करती हैं, प्रेम करती हैं, डांटती हैं, और सारा रौब जो है बंटी फूफी से ही झाड़ पाता है। तो ये जो है प्रमुख जो है इसके कैरेक्टर है, इसके पात्र हैं। अब आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अगर ये हम कथानक की बात करें तो कथानक इसका क्या है, तो इसका कथानक शुरू होता है इस बात से, इसका कथानक शुरू होता है इस बात से कि अजय और शकुन की बन नहीं रही है, दोनों में टकराहट है और बात इतनी बिगड़ गई है कि तलाक की नौबत आ गई है, तलाक लगभग होने वाला है। बंटी अपनी मम्मी के पास रहता है, बीच बीच में पापा के पास भी, पापा आते हैं मिलने के लिए और कुछ देर मिलके फिर अपनी मम्मी के पास आ जाता है। मम्मी कॉलेज की प्रिंसिपल है तो वो अपने काम में लगी रहती हैं, कॉलेज के काम में। बंटी को भी समय देती हैं लेकिन वो कॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और बंटी और कॉलेज के बीच में झूलती रहती हैं, कॉलेज कामों के बीच में। इस उनकी व्यस्तता में फूफी जो है वो बंटी का ध्यान रखती है। फूफी उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं, सोनल रानी की, राजकुमारों की, परियों की कहानी सुनाती हैं, ध्रुव बालक की। और बंटी जो है कहानी सुनता है, उसे तर्क वितर्क करता है और खूब शरारत करता है और खूब जो है फूफी की शिकायत भी करता है और इस तरह करके फूफी से वो खूब प्यार प्रेम जो है पाता है। अब जो शकुन है, शकुन जब तलाक हो जाता है, वकील चाचा बहुत कोशिश करते हैं कि तलाक ना हो, लेकिन वकील चाचा जो बताते हैं कि जो है अजय ने मीरा से शादी कर ली है, तो प्रतिक्रिया रूप में ये भी फिर तलाक दे देती है और ये भी जो है डॉक्टर जोशी से आसक्त है और जोशी से विवाह करना चाहती है। तो जैसे ही वो विवाह कर लेता है, तलाक दे देती है, इसका रास्ता भी साफ हो जाता है। बंटी परेशान रहता है, बंटी उसमें पिसता रहता है। अब ये सोचती है कि हम पहले तो ये सोचती है कि मैं बंटी के भरोसे रह लूंगी, बंटी को प्रेम करूंगी, बंटी को प्यार करूंगी, बंटी ही मेरा एक सहारा है और बंटी के सहारे में रह लूंगी। और वो ये भी सोचती है कि हो सकता है कि बंटी के माध्यम से ही अजय फिर से उसकी जिंदगी में आ जाए। किंतु फिर वह सोचती है कि बंटी केवल उसके जीने का सहारा नहीं, उसका एक हथियार भी है। बंटी के माध्यम से वह अजय को टॉर्चर कर सकती है, बंटी के माध्यम से वो अजय को टॉर्चर कर सकती है और वो बंटी पर पूरा अधिकार करेंगे कि बंटी तुम केवल मेरे ही बेटे हो, तुम पापा के बेटे नहीं हो। अब बंटी को तो पिता भी चाहिए, माँ भी चाहिए, तो उसे शकुन का प्रेम भी चाहिए था और अजय का प्रेम भी चाहिए था। तो बीच बीच में जाता था पापा से मिलने, पापा उसे मैकेनो खिलौने ला के देते थे और वो बड़े ठाट से उसे खिलता था और मेरे पापा लाए, मेरे पापा लाए, इस तरह करके ठाट से खेलता है। और जब मम्मी से रूठ जाता है तो और खेलता है, क्योंकि पता है कि पापा के खिलौने से खेलेंगे, पापा की बात करेंगे, मम्मी बुरा लगेगा। और जब मम्मी से खुश होता है तो पापा खिलौने नहीं खेलता। इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर आती हैं। इन सब के बीच धीरे धीरे क्या होता है, कथा सूत्र आगे बढ़ते हैं और जो डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है, विवाह करने को उद्यत हो जाती है कौन, शकुन। फूफी मना करती है, समझाती है कि, कहती है कि साहब ने जो किया वो तो आपकी मट्टी पलीत हुई और आप जो अब ये करने जा रही हैं, मतलब दूसरे मर्द से शादी करने जा रही हैं, डॉक्टर जोशी से शादी करने जा रहे हैं, इसमें इस बच्चे की मट्टी पलीत हो जाएगी, मतलब ये बच्चा तबाह हो जाएगा। फूफी काम छोड़कर जाने के लिए कहती हैं घर से, तो कहती है अब तुम भी चली जाओगी, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। फिर वो कहती है कि जब दखल देने की बात करती है तो कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी में दखल करने तो अपनी माँ को नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं दूंगी, तुम्हें जो ले जाना है तुम घर से ले जाओ और मैं रोकूंगी नहीं, जितना मेरा ही घर है उतना तुम्हारा है, और तुम हरिद्वार जाना चाहते हो तो चली जाओ, मैं टिकट कर देती हूँ। अब बंटी को लगता है अब तो बंटी और मैं अकेला हो गया। फिर वो विवाह कर लेते हैं, विवाह कर लेती है जोशी से, जोशी के घर ले जाती है और जब जोशी के घर बंटी जाता है तो बंटी से कहती हैं कि अब ये तुम्हारे पापा हैं। बंटी कहता है ये कैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा तो कलकत्ते में रहते हैं, मेरे पापा तो अजय हैं, ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं। तो जोशी समझाते हैं प्यार से, डॉक्टर जोशी, कि तुम मुझे पापा कहो। लेकिन बंटी इन सबको बिल्कुल असहज महसूस करता है। वो डॉक्टर जोशी के घर को अपना घर नहीं समझ सकता। वो सोचता है कि जो घर जो शरारतें और जो मनमर्जी उसकी रौब वहाँ चलता था अपने घर में चलता है, यहाँ कहाँ चलेगा। यहाँ अमी और जोत हैं, अमी और जोत डाइनिंग टेबल बैठते हैं तो उनकी सीट पहले से होती, बंटी बैठ जाए तो उसको हटा देते हैं कि मेरी है, आप उधर बैठो। तो बंटी को छोटी छोटी बातें बहुत चुभती जाती हैं। वो कहीं भी डॉक्टर जोशी को अपना नहीं पाता। वो सोचता है कि मैं अपने पिता के साथ चला जाऊंगा। बीच बीच में वो विज्ञापन देखता है सरकारी, जिसमें लिखा होता है 2 बच्चे ही अच्छे। अब 2 बच्चे अच्छे की जो बात वो देखता है तो उसे लगता है कि अमी और जोत ये डॉक्टर साहब के 2 बच्चे हैं और मैं बंटी तीसरा बच्चा हूँ, तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, बंटी फालतू बच्चा। तो उसको लगता है कि मैं एक फालतू बच्चा हूँ, मैं बेकार हूँ। अब जब वो बहुत वैसा रहता है तो इसको देखकर माँ एकदम, हाँ, पहले तो कोशिश करती है शकुन
कि यहीं रहे, लेकिन जब देखती है कि ये बहुत नॉर्मल हो रहा है तो वो पिता के साथ भेजने को तैयार होती है। उसे बड़ी खुशी होती है, वो कलकत्ते जाएगा और वो पिता के साथ खूब घूमेगा, क्योंकि महीने महीने भर में कभी एक बार मिलना और रोज रहना में अंतर आ जाता है। उसे लगता था कि महीने में एक बार आते हैं तो पापा बहुत प्रेम करते हैं, बहुत खिलौने लाते हैं, वहाँ तो खूब हमें खिलाएंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ जाता है, पापा के साथ जाता है, तो वहाँ इसे कौन मिलती है, इसकी पत्नी मिलती है, अजय की दूसरी पत्नी ये मिलती है, मीरा मिलती है। मीरा को वैसे ही अजय कहता है कि इसको इनको मम्मी कहो। मम्मी नहीं कह सकते तो छोटी मम्मी कहो। वो कहता है मेरी मम्मी तो वहाँ रहती है, माई मम्मी इज प्रिंसिपल। तो वो ना तो डॉक्टर जोशी को पिता मान पाता है, ना मीरा को माँ मान पाता है, और वहाँ भी वो गुमसुम बैठा रहता है। हालांकि मीरा कोशिश करती है उससे बात करें, लेकिन वो सहज नहीं हो पाता। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि उसे तलाक हुआ है, क्या हुआ है ये भी कैसे पता चलता है, वो तो बच्चा होता है, तो टीटू के माध्यम से पता चलता है। टीटू को एक दिन वो जब अपने घर में रह रहा होता है तो बंदूक दिखाता है, ये देखो मेरी बंदूक आई है, मेरे पापा लाए हैं। तो कहता है मुझे भी दिखाओ, तो नहीं देता है, तुम नहीं, मैं चलाऊंगा। तो टीटू को लगता है कि ये बंदूक दे भी नहीं रहा है, इसके रॉब भी सुनो। तो कहता है तुम अपने पापा को अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रखते। तो वो निरुत्तर हो जाता है बंटी। तो कहता है तुम्हारे पापा का तो मम्मी का तो तलाक हुआ है। तो तलाक ये क्या होता है। तो तलाक जो है सुनता है और ये घर में पूछता है कि तलाक क्या होता है, तलाक क्या होता है। तो तलाक वाली जैसी बातें भी उसको लगती हैं। कहते हैं, टीटू कहता है कि जिनके मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो उसे तलाक कहते हैं। अब यहाँ पर जब यहाँ की घटना आप देखिए, तो जब ये मीरा और अजय के घर कलकत्ते आता है तो घुमाने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो वहाँ भी उसे लगता है कि जैसे कहाँ आ गया, वो अलग जगह पे आ गया। उसका खुला खुला घर था, बगीचा था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो छोटा सा घर है। और वो अपनी मम्मी को वहाँ मिस करता रहता है, अपनी मम्मी को याद करता रहता है। अब फिर क्या होता है, मीरा कहती है मैं तो इन्हें मना, वकील चार्जेस कहती है मैं तो इन्हें मना कर रही थी, अभी मत लाओ, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, छुट्टियां होंगी गर्मी की तब ले आना, एक आध महीना रहेगा, देखेंगे अगर हिल जाएगा तो यहाँ रखेंगे, नहीं तो फिर वहीं भेज देंगे। लेकिन यही ले आए ईको में, अब यहाँ रहता ही नहीं, वो परेशान रहता है, बच्चा है, असहज है। फिर होता क्या है कि उसे ले जाते हैं कॉलेज एडमिशन के लिए, कहीं कॉलेज एडमिशन के लिए जाते हैं। तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है, कुछ ज़्यादा बता नहीं पाता। पूछते हैं कि व्हाट इज योर फादर। तो वो कहता है कि माई मम्मी इज प्रिंसिपल, बस इतना ही कह पाता है और उसका एडमिशन नहीं हो पाता। तो फिर जब बात होती है तो अजय कहता है मीरा से कि इसको तो मैं हॉस्टल में भेज डाल दूंगा। तो बंटी बिल्कुल हॉस्टल नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मजबूर है, वो क्या करे। और कहानी का अंत यही होता है कि उसे ना चाहते हुए भी हॉस्टल जाना पड़ता है और हॉस्टल की जीवन जीना पड़ता है। जब वो अपने घर में था तो फूफी से बहुत प्रेम था, लगाव था, फूफी से लड़ता झगड़ता था। और फूफी कहती थी बंटी भैया तुम तो घर की ही शेर हो और तुम तो बिल्कुल लड़की हो। तो ऐसा था, ये वकील चाचा भी कहते थे कि ये तो तुम्हारे बीच रहता है, तुम्हारे घर लड़कियां ही आती है, मतलब तुम्हारी सहेली आती है, तो लड़कियों के बीच रह रह के ये एक लड़के की तरह डेवलप नहीं कर रहा है बंटी, ये एक लड़की बनता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं थी। और फिर वो अंत में जाके बंटी की नीयत ये बन जाती है कि बंटी जो है वो हॉस्टल चला जाता है और उसे मम्मी पापा कोई नहीं मिल पाते और वो अभिशप्त है ऐसे जीवन को जीने के लिए। ये 16 खंडों में प्रकाशित है, लघु उपन्यास है। इसकी अगर हम बात करें इसके प्रमुख कथनों की, तो प्रमुख कथनों में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो भूमिका है। इसकी भूमिका मन्नू भंडारी जी ने जनपत्री नाम से जो है जनपत्री बंटी की नाम से इन्होंने लिखी है। इसमें कुछ भूमिका में जो कुछ बातें हैं, मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। बंटी केवल एक घर की समस्या नहीं है, बंटी कई बहुत सारे ऐसे बंटी हैं जो जी रहे हैं और इसी जो है इसी अभिशप्त जीवन को जीने के लिए वो बाध्य है, उनकी नियति बन गई है और वो बिल्कुल निर्दोष हैं। माँ बाप के झगड़े में वो पिसते जा रहे हैं, ये उन्होंने भूमिका में दिखाया है। स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है उसका एक अनिवार्य आयाम भी बंटी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। मुक्त होने के लिए एक दूसरे से अब अजय और शकुन तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। वो तो मम्मी से भी जुड़ा है, पापा से जुड़ा है, पापा मम्मी तो लड़के अलग हो गए, शकुन और अजय तो लड़के अलग हो गए, लेकिन
बंटी क्या करे? बंटी को तो अजय भी चाहिए, शकुन चाहिए, मम्मी पापा चाहिए और पापा भी चाहिए। तो उस खंडित निष्ठा उसकी नियति बन गई है। और भूमिका में क्या लिखती हैं? शकुन के बारे में, शकुन का चरित्र वो बताती है भूमिका में कि शकुन चक्की पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। मतलब जो शकुन है वो वैसी माँ नहीं है जो चक्की पीस कर मेहनत करके खिलाते खिलाते और बच्चों पर अपना पूरा जीवन लगा दे। वैसी माँ बिल्कुल नहीं है, वो इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी, वो मॉडर्न है। अब शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो और कभी एकाकी जीवन के आधार के रूप में। कभी उसे हथियार बना लेती है अजय को टार्चर करने का, और कभी अपने एकाकी अकेले जीवन का आधार मान लेती है बंटी को। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों में के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया है। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि में को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। तो उन्होंने कहा कि अजय और शकुन के जो द्वंद्व है, जो एक द्वंद्व है एक जो है अहंकार का, उसके बीच मुझे सबसे ज्यादा जो उसमें बंटी भले ही फालतू लगा हो, फालतू बन गया हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किसने किया है? बंटी ने ही किया है। बंटी इसका केंद्रीय पात्र है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है, जैसे तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो, छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। ये फूफी कहती है बंटी को कि माँ ही थी तो माँ की गोद में बैठता था, तो उस पर कहती है कि तुम तो छी छी एकदम लड़की हो, माँ की गोद में हमेशा भी बैठे रहते हो। बंटी क्या है? 8-9 साल का एक बालक है। उसके अलावा क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमजोर हिस्सा हो जानता था। मतलब जब वो बंदूक दिखाता है और वो नहीं देता तो टीटू उसको टोन करता है और कहता है क्यों बंटी, तेरा मन नहीं होता पापा तेरे साथ रहें? क्योंकि उसे पता है कि पापा तो साथ रहेंगे नहीं इसकी मम्मी के। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है, ना चाहते हुए बंटी पूछ बैठा, तलाक क्या होता है? तो टीटू कहता है, बुद्धू कहीं का, मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना उसे तलाक कहते हैं। मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है उसे तलाक कहते हैं। तलाक जैसा शब्द वो पहली बार टीटू के मुंह से सुनता है। इसके अलावा कुछ मुख्य जो कथन है जो मुझे बहुत अच्छे लगे और जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनमें एक है कथन, अब होने को बाकी ही क्या रह गया था, बस अब से तू मेरा बेटा, केवल मेरा, भूल जा कि तेरे पापा और मम्मी का स्वर भींच गया। उसने फिर कुछ नहीं बोला। मतलब जब मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो शकुन रो रही होती है, तो बंटी पूछता क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? तो ये बताता है अब होने को क्या बचा है बेटा, अब से तू मेरा बेटा है, केवल मेरा बेटा, अब तू पापा का बेटा नहीं है। उसके बाद और जो प्रमुख इसके वो हैं, जैसे फिर धीरे से उठा और बाहर आ गया। दीपा आंटी जब घर आती हैं और दीपा आंटी से वो चाहता है कि अब आंटी आई हैं उनके साथ खेलूंगा, मैं एक पोएम सुनाऊंगा, उनसे गीत सुनूंगा। उस बीच ये अपना प्रिंसिपल का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब जो शकुन का व्यक्तित्व है वो कभी कभी प्रिंसिपल बन जाती है, कभी कभी माँ बन जाती है, तो कंफ्यूज रहता है कि मेरी माँ प्रिंसिपल है कि माँ है। मतलब तो वो अब उसे काम करना होगा, तो बंटी को कहती है हट जाओ तुम यहाँ से, और उसे लगता है कि उसकी इंसल्ट हो गई दीपा आंटी के सामने। तो फिर धीरे से उठा और बाहर आ गया, अपमानित सा, आहत सा। तो उसकी इच्छा से भी ज्यादा जरूरी काम मम्मी के पास है। कॉलेज की बात कॉलेज में कर लेती, घर में तो कम से कम उसकी बात ही माननी चाहिए। वह तो कब से सोच रहा था कि शाम को दीपा आंटी का गाना सुनेगा, फिर अपनी कविताएं सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, पहेली पूछेगा। कोई बता ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी पहेलियां उसे आती हैं कि कोई बता ही नहीं सकता। लड़कियों को पढ़ाना आसान है, पहेली क्या कोई बता सकता है? पर अब कुछ नहीं, मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब लड़कियों को पढ़ाना, गर्ल्स कॉलेज पढ़ाती थी, तो लड़कियों को पढ़ाना आसान है, लेकिन मेरी पहेली बताना आसान नहीं है, उसे बूझना आसान नहीं है। तो ये बंटी कहता है, अपने आप से स्वगत कथन सोचता है। फिर
फूफी और बंटी का संवाद है। हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है। बंटी कहता है तो बंटी के प्रश्न का उत्तर देते हुए फूफी कहती, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है। और देश दूस मैं नहीं जानती, हुए होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है। वो इतिहास के बारे में बताता है, राजा महाराजा के बारे में, तो कहती है कि मेरा देश तो ये रसोई ही है। बुद्धू कहीं की, देख यह डिक्शनरी, शब्द अर्थ समझती है? किसी शब्द का अर्थ नहीं आए तो इसमें देख लो, चौथी क्लास में एटलस और डिक्शनरी भी रखनी पड़ती है। तो ये बंटी कहता है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उपदेश चालू है। तुम कहती थी ना फूफी कि रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। जनरल साइंस की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूंगा तब सब तुम्हें बताऊंगा। तो ये बंटी कहता है। तो फूफी और बंटी के बीच का क्या लगाव है वो हम इन कथनों से देख सकते हैं। अब वकील चाचा कहते हैं, तुम बंटी पर, शकुन से कहते हैं, तुम बंटी पर इतना निर्भर करती हो, उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती हो। यह गलत है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम ग्रो लाइक अ बॉय लाइक अ मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो क्या बनेगा उसका। लड़कियां जितनी भले ही हों पर स्वभाव से शांत और सीधी होती हैं, लड़के जन्म से ही गुस्सैल और उद्यमी होते हैं। ये लड़कियों के बारे में लिखती हैं। तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उधम करने दिया ही नहीं। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर जोशी कहते हैं बंटी के बारे में शकुन से। उन्हें भी लगता है कि इसके अंदर लड़की वाले ही गुण हैं, लड़के वाले गुण आ ही नहीं पाए। अब फूफी का एक संवाद है। अरे हम नौकर आदमी, हम कैसे नाराज होंगे, पर भगवान ने जीव दी है तो बोलेंगे जरूर। आप 100 जूता मारेंगे तो हम तनिक चिंता नहीं करेंगे, पर बोले बिना हमसे नहीं रहा जाएगा। अब आप जो कर रही हैं बालक बच्चा को लेकर, सो आपको शोभा देता है। बड़े आदमियों की बात मुंह पर कौन बोलेगा और काहे बोलेगा, पर फूफी तो मुंह पर ही बोलेगी। फूफी कहती है, किससे? शकुन से। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। साहब ने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही हैं इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहता है वो भीतर ही भीतर। ये बंटी की पीड़ा को देखकर फूफी कहती है, और ये कह के वो घर छोड़कर चली जाती है, जिससे बंटी और अकेला हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डायलॉग हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अंत में कि इसका नाम जो है बंटी का जो सही नाम होता है अरूप बत्रा होता है। तो अरूप बत्रा, अरे ये अपना घर छोड़कर दूसरों के घर खेलने जाएंगे कैसे, अपने घर जैसी लाट साहिबी करने को मिलती कहाँ है, कैसी मार खाकर आए हो बंटी भैया, तुम तो बस अपने घर के ही शेर हो। ये फूफी कहती है बंटी के लिए कि मतलब कैसे तुम अपने घर में लाट साहब बनते हो, बाहर से मार खा के आते हो। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, ये कहता अजय मीरा से कहता है जब उसका एडमिशन नहीं हो पाता, तो कहता है मुझे और किसी स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है, यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ, मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में। तो ये वो कहता है, अजय कहता है शकुन से कि मैं इसका एडमिशन अब किसी स्कूल में नहीं कराऊंगा, हॉस्टल में इसको डालूंगा। तो अब मन्नू भंडारी जी इस उपन्यास के बारे में लिखती हैं कि शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता, शकुन के जीवन का सत्य है कि स्त्री की जायज महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और अपना कद बढ़ाती नई स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के इस द्वंद्व में यहाँ भी वही सबसे अधिक पीसा जाता है जो नितांत निर्दोष, निरीह और असुरक्षित है, बंटी। तो कहती हैं कि पति पत्नी का जो ये झगड़ा है उसमें सबसे ज्यादा जो पिसता है वो बंटी ही पिसता है, और कोई नहीं पिसता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उपन्यास ठीक से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।